स्वराज मिशन, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसे छॉलीवुड कहा जाता है, न जाने कितने कलाकारों से भरी हुई है, लेकिन एक विलन का किरदार निभाने वाले मनमोहन सिंह ठाकुर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत से उभरते हुए कलाकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। ज़रूरत है इनके व्यक्तित्व को समझने की। एक पत्रकार से बातचीत के दरमियान उन्होंने मनमोहन सिंह ठाकुर के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब उन्होंने इनके स्ट्रगलिंग पीरियड में इन्हें मुंबई जाने की राय दी थी, तब मनमोहन सिंह ठाकुर ने उस पत्रकार को कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रह के छत्तीसगढ़ का एक सुपरस्टार बन के दिखाऊंगा, और उन्होंने उस बात को साबित किया। तो ऐसे महान शख्सियत, ऐसे संघर्षशील अभिनेता जो कि विलन के किरदार में अपना लोहा मनवा चुके हैं, कई सालों का करियर रहा है उनका, तो आज उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के संघर्ष की कहानी हम दर्शकों के बीच ले आ रहे हैं। नमस्कार, स्वराज मिशन में मैं प्रकाश पुंज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और द पीपी शो के इस नए एपिसोड में हम एक ऐसे विशिष्ट सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हैं। मैंने सेलिब्रिटी वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये छॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। छॉलीवुड मीन्स, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसे छॉलीवुड कहा जाता है। जैसे साउथ की टॉलीवुड और मुंबई की, मिस देश की जो इंडस्ट्री है उसे बॉलीवुड, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे छॉलीवुड कहते हैं। और आप जो सामने जिन्हें देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत से मूवीज़ में आपने इन्हें मैक्सिमम मूवीज़ में ये विलन के रोल में बहुत हिट है, और कई मूवीज़ में हीरो भी बने हुए हैं। इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स भी किए हैं, बहुत से शोज़ भी किए हैं, स्टेज शो भी किए हैं। एक न्यूज़ चैनल में इनका एक क्राइम एपिसोड भी चलता था, वो भी काफ़ी फेमस था। तो स्वागत करते हैं मनमोहन सिंह ठाकुर जी का। ये छॉलीवुड के एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि इनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे दर्शकों आपको पता ही है कि द पीपी शो में हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिन्होंने संघर्ष किया रहता है। और छॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ में हमने पहला चुनाव मनमोहन सिंह ठाकुर जी का किया कि इनकी जीवनी, इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी दर्शक सुने। और हमारा मोटिव यही है कि आज इस नकारात्मकता के दौर में, खासकर कोविड के बाद, अगर इनके विचारों से, इनकी जीवनी से अगर कुछ लोग प्रभावित हुए और उनकी जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो हमारा ये जो कॉज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीपी शो में। धन्यवाद प्रकाश भाई। और स्वराज मिशन दिखैया सफ़ा संगवारी मन ला, सफ़ा दर्शक मन ला जय जोहार, प्रणाम। मनमोहन सिंह ठाकुर के आप बहुत अगन पिक्चर के फिल्मी नाम से जानते हो, मोला गिरधारी, बनवारी, मुरारी, गब्बर, गदगद, अब बड़कन नाम है। पिक्चर फ्लॉप हो है, लेकिन मोर रोल, मोर नाम ला आप अपन दिमाग में बसाए हो। तो आप सब ला प्रणाम, जय जोहार। पिक्चरें बहुत सी हिट हो जाती हैं, बहुत से फ्लॉप हो जाती हैं, पर कुछ किरदार जो होते हैं, उसमें जो किरदार होते हैं वो फ्लॉप फिल्मों में भी अमर हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से किरदार आपके हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मनमोहन जी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, बचपन में आप कैसे थे और कैसा जीवन रहा आपका बचपन में? बचपन मेरा बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ मैं। ग्राम टेका, राजिम के आगे मेरा गांव है। राजिम जो अपना जो
छत्तीसगढ़ का कुंभ कहलाता है। और मेरा गांव टेका है, 17 किलोमीटर दूर है वहाँ से। कोपरा में मेरी पढ़ाई हुई है, लोहड़ सिंह कोपरा जो गांव का आसपास है। और बचपन में हम 3 भाई और 5 बहन थे, और हमारे पिताजी किसान थे, मेरी माँ गृहिणी थी, और मैं रामलीला में लक्ष्मण का पार्ट किया करता था। लक्ष्मण का रोल ख़त्म हो जाए तो गांव वाले मुझे परी बना देते थे। तब ये चेहरा उतना उबड़ खाबड़ नहीं था, बड़ा क्यूट सा था मैं 9-10 साल की उम्र में। तो गांव वाले परी बना देते थे साड़ी वाड़ी पहना के। बोले तो रोल ख़त्म हो गए है लक्ष्मण के, अब ते परी बन जा, तो परी बन जाते थे अपन। तो उस समय बड़ी तारीफ होती थी। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो एक उमंग पैदा हुई कि यार रामलीला में एक्टिंग कर लेते हैं, तो पिक्चर में भी कुछ उस समय ऐसा था, पिक्चर मतलब कि पिक्चर में काम करना मतलब आसमान से तारे तोड़ के लाने के बराबर था। तो मैं गांव में बोलता था तो सब पागल बोलते थे मेरे को, ये पागल है साला, ये बम्बई में भागेगा और पूरे गांव का नाम बदनाम करेगा ये। फिर धीरे धीरे बीतता गया समय बीतता गया, गांव से निकल के शहर आ गए। शहर आने के बाद फिर उम्र बढ़ी, किशोर अवस्था में पहुँचे। पढ़ाई लिखाई में तो मन था नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसको सिनेमा का रोग लग जाए उसका बाकी और कोई चीज़ सुहाता नहीं है। तो एजुकेशन कहाँ तक हुआ आपका? मेरा एजुकेशन गांव में मैं 11वीं तक पढ़ा। उसके बाद 11वीं के बाद फिर मैं कॉलेज की पढ़ाई राजनांदगांव में किया, तो ग्रेजुएशन किया, BA 3 साल। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म, फिर फिल्मों का चस्का चढ़ गया तो 88 में बम्बई भाग गए। 3 साल वहाँ कहना चाहिए कि चप्पल चटका है ना। कई रात पनवेल में गुजारे, पानी गिरते रहता था तो छज्जे के नीचे सो जाते थे दुकान के नीचे, और कई बार भूखे पेट भी सोए। 3 साल में कुछ हासिल नहीं हुआ तो राजनांदगांव आ गए। राजनांदगांव में भाई साहब हमारे थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्हीं के साथ रहने लग गए। फिर भी मन नहीं लगा, नांदगांव छोटा लगने लगा, तो उस समय रायपुर आ गए। तो रायपुर में उस समय विद्याचरण शुक्ला जी का बड़ा जलवा था। उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जल संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्री थे उस समय। तो उनका सहयोग लेके, प्रमोद चौबे जी का लेटर लेके दूरदर्शन में घुस गए, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। फिर दूरदर्शन में 2 टेलीफिल्में की, एक विस्कुंड और माया जाल। एक में ड्रग एडिट का रोल किया, स्क्रिप्ट लिखी, एक्टिंग किया, डायरेक्शन किया, और एक में माया जाल में पाखंडी तांत्रिक का रोल किया, उसकी भी स्क्रिप्ट लिखी, उसको भी डायरेक्ट किया, उसको भी लीड किया। उसी समय जो है ये सतीश जी आए हुए थे बम्बई से फिल्म बनाने के लिए, और ऑडिशन ले रहे थे। तब सतीश जी को कोई कलाकार मिल नहीं रहा था। उस समय तक सिनेमा के नाम पे लोगों ने खूब बेवकूफ़ बनाया था लोगों को कि हम पिक्चर बनाएंगे करके, कई लाखों रुपए लूट के फरार हो गए थे लोग। तो सतीश जी को भी लोग ऐसे समझ रहे थे कि ये भी ऐसे मूर्ख बनाएगा, पिक्चर बना रहा हूँ करके कलाकारों से पैसा लूटेगा और भाग जाएगा। लेकिन अपन जानते थे कि सतीश जी एस्टेब्लिश राइटर हैं बम्बई के, पिक्चर तो बनाएंगे, बम्बई के अपने नाम को ख़राब नहीं करेंगे। मिले मुलाया इस्पात क्लब भिलाई में ऑडिशन हो रहा था, 1500 लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन हो गया सर। और सिलेक्शन ऐसा हुआ कि कोई ऑडिशन नहीं दिया, कोई एक्टिंग करके नहीं दिखाया कैमरे के सामने। सतीश जी से पुरानी जान पहचान थी, फ़ोन के माध्यम से बम्बई भागे थे तो 1-2 बार मिले थे उनसे, फिल्मिस्तान, चंदन सिनेमा, इधर उधर शूटिंग के टाइम मिथुन की एक पिक्चर के सेट पे मिले थे। तो वो जान पहचान थी ऐसे ही फॉर्मल। तो बोले तू लीड कर रहा है, तो लीड मिल गया। तो अपन ही पूछे कि लीड में क्या है, हीरो एक विलन, तो बोले तू विलन कर रहा है, तेरा लुक नेगेटिव है। और इस तरह से ब्रेक मिल गया छैया भुइया में। तो इस प्रकार से आप एक हॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुई, और एंट्री ही विलन के रूप में हुई। लेकिन उस विलन के पीछे जो एक हीरो होता है, द पीपी शो में आज वो आप देखेंगे कि एक विलन जो कि पर्दे पे होता है, लेकिन रियल लाइफ में जो विलन होता है वो रियल लाइफ में भी किस प्रकार से एक हीरो का काम करता है। ऐसे बहुत से स्ट्रगल की स्टोरीज़ आप सुनेंगे अभी मनमोहन जी से। मनमोहन जी, कभी आपको पैसे की तंगी बचपन में शिकार, पैसे की तंगी हो या कभी गरीबी आपने देखी है? गरीबी, मैं तो इतनी गरीबी देखा हूँ कि उस गरीबी को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप गरीबी की बात करते हैं, मतलब मैं
मोर छैया भुइयाँ के हिट होने के बाद जब मैं स्टार बन गया था, पिक्चर मेरी सिल्वर जुबली से ऊपर जा रही थी बाबूलाल टाकीज में। जब बाबूलाल टाकीज मालवीय रोड से नगर निगम का पुराना जो कार्यालय है वहाँ और जय स्तंभ चौक तक जब लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, जितनी भीड़ अंदर उतनी भीड़ बाहर, उस समय मैं स्टार बन गया था और मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा था जीन्स का और एक फटा हुआ जूता था जिसको सिलवा सिलवा के पहनता था। और भाई साहब आप गरीबी बोलते हैं, मैं अपनी पत्नी को 30 रुपये देता था दिन भर घर का खर्च चलाने के लिए। और मेरा खर्च कैसे चलता था? मेरा खर्च ये चलता था कि उस समय कहीं सेलिब्रिटी गेस्ट बन के गए, किसी डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बन गए, कहीं फीता काटने चले गए, कहीं किसी की शादी की रिसेप्शन में चले गए, तो उसके पैसे से हमारा घर चलता था। एक बार मिला तो 15 दिन 20 दिन। वो तो छैया भुइयाँ के हिट होने के बाद सारे कलाकार कूद कूद के काम कर रहे थे, हम एक ही थे, हम ही एक बेवकूफ़ थे जो सतीश जी के पीछे पीछे घूम रहे थे, फिल्म का प्रमोशन करते और बेरोजगारी काटते। तब भी 22 साल पहले जब छैया भुइयाँ हिट हुई थी तो भी लोगों को विलन का स्टार बनना, विलन को स्टारडम मिलना लोगों ने नहीं पचाया, हजम नहीं हुआ, आज तक नहीं हजम हुआ है। आज तक इंडस्ट्री के कई लोग हैं जिनको हजम ही नहीं हुआ है कि विलन कैसे हिट हो सकता है यार, इतना बड़ा स्टारडम कैसे मिल सकता है विलन को। और लोग नेपथ्य को भूल जाते हैं, इतिहास को, अतीत को भूल जाते हैं कि उतना ही बड़ा स्टारडम तो गब्बर सिंह को भी मिला था, मोगेम्बो भी मिला था, आशुतोष राणा जी को दुश्मन में भी मिला था। तो वो आप इतिहास भूल जाते हैं आप। लेकिन यहाँ मनमोहन ठाकुर एक छैया भुइयाँ में हिट हो गया तो सब दुश्मन हो गए, तो क्या दुश्मनी क्या कैसे निभाएं? मनमोहन जी की जो बात सुनी, इससे ये साबित हो गया कि एक सक्सेसफुल इंसान की हमेशा टांग खींची जाती है, और अगर आपकी बुराई हो रही है मार्केट में तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस कर रहे हैं। तो ये आपकी किरदार की ही भूमिका थी, उस किरदार का उतना, उस अभिनय में इतना दम था कि आप हिट हुए, और हिट होने के बाद वो जो शोहरत थी वो लोग पचा नहीं पा रहे थे, और इसलिए मतलब इंडस्ट्री के लोग हाँ, इंडस्ट्री के लोग, अपने लोग जिनके साथ मैं काम कर रहा था, जो रंगकर्मी थे, पुराने कलाकार थे, वो लोग नहीं पचा पा रहे। तो ये तो देखिए, ये तो एक सोसाइटी का अंग है कि जो भी तरक्की करता है लोग उसकी टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तो नेचुरल सी बात है और ये तो स्वाभाविक है, ये तो अच्छी बात है कि आपकी लेग पुलिंग हो रही है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हैं। आप मनमोहन जी दर्शकों को ये बताइए कि एक कहावत होती है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ में वो कौन महिला है? मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, एकदम ईमानदारी से। अभी मैं परसों मेरी बहन के यहाँ गातापार अभनपुर गया था तो ये बात हो रही थी। वो रास्ते में चलते चलते क्या करें तो कुछ संघर्ष और कुछ कहानियाँ बताते आ रहा था। जनरली मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं बताता अपने स्ट्रगल के बारे में। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे परिवार को क्या लेना देना स्ट्रगल से, मैं जो कर लिया वो मेरे बच्चे ना कर पाएँ, तो एक बाप का फ़र्ज़ है मेरा। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जो संघर्ष मैं कर लिया मेरे बच्चे ना कर पाए। तो बात चलते चलते आ रही थी तो मेरा छोटा बेटा बड़ा तेज़ तर्रार है, वो बोला मतलब पापा ये है कि आप हिट स्टार तब बने जब मम्मी आपकी ज़िंदगी में आई। मैं बोला चुप है, तेरी मम्मी से शादी की बात हुई थी बेटा और उस समय मैं पिक्चर की शूटिंग कर डाला था। नहीं लेकिन पिक्चर हिट तो तब हुआ ना जब आपकी शादी हुई। हाँ, मैं बोला अब तो 19 साल का हो गया है इसलिए तो होशियार हो गया बेटा, सब समझने लग गया है। वैसे ही तेरी माँ बोलते रहती है कि मेरे साथ शादी हुई तब तुम स्टार बने हो, तब तुम बड़े आदमी बने हो, तब तुम्हारा नाम हुआ है करके, अब तू और आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो वास्तविक बात यह है प्रकाश जी। अच्छा, नॉर्मली देखा गया है कि जो भी व्यक्ति जिस फील्ड का चुनाव करता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो इंस्पायर्ड होता है, कोई ना कोई उसका प्रेरणा स्रोत होता है। तो एक्टिंग लाइन में आने का प्रेरणा स्रोत कौन था आपका? देखिए, एक्टिंग लाइन में आने के मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत तो राजकुमार साहब थे, डायलॉग किंग, और दूसरे मेरे प्रेरणा स्रोत तो शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। तीसरे प्रेरणा स्रोत मेरे नाना पाटेकर साहब थे, और चौथे और सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, जो मेरे आदर्श है, वो रजनीकांत साहब हैं। और
रजनीकांत साहब के लिए जो एक राम गोपाल वर्मा जी ने जो लाइन बोला था कि एक स्टार के लिए हाइट हेल्थ पर्सनालिटी ज़रूरी होता है, लेकिन जिसके पास ये सब ना हो, हाइट हेल्थ पर्सनालिटी, वो स्टार नहीं सुपर स्टार होता है, जैसे रजनीकांत। तो रजनीकांत जी के पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आज भी उनका कोई काट नहीं है, तो वो मेरे आदर्श इतने लोग। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल वास्तविकता है कि हर इंसान का एक आदर्श होता है, और जिस लाइन में मनमोहन जी हैं, उन्होंने जो नाम गिना है वो वाकई उन्होंने एक मिसाल बनाई है। ये सब लीजेंड्स हैं, और इनका लोहा तो पूरा विश्व मानता है, इनकी एक्टिंग का लोहा पूरा विश्व मानता है। और रजनीकांत जी तो वाकई वो एक आइकॉन है, वो आइकॉनिक कैरेक्टर हैं, जो कि एक इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक जो मिसाल बना ली है, वो अमिट छवि है, वो कभी मिट नहीं सकती है। आइकॉनिक भी छोटा वर्ड होगा रजनीकांत आपके लिए, वो चमत्कार है वो आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी मूवीज़ का जब लॉन्चिंग होता है तो उसके पहले ही वो मूवी हिट हो जाती है। तो उनके पहले एक्टर हैं हिंदुस्तान के जो एन.टी. रामाराव और एम.जी. रामचंद्रन के बाद पहले वो एक्टर हैं अभी के वर्तमान के, जिनकी मंदिर बनती है, जिनके नाम को लोग छाती में गुदवा के चलते हैं, और जिनकी किंवदंतियाँ हैं, जिनकी पहेलियाँ बनती है, जिनके ऊपर सूक्तियाँ बनाई जाती हैं। तो एक एक्टर के नाम पे ये सब हो तो वाकई में मज़ेदार, बिल्कुल मज़ेदार है। और वो एक्टर वाकई वो एक्टिंग से कई ऊपर हो जाता है, क्योंकि लोग जब पूजा करने लगते हैं, जो लोग उन्हें जीते हैं, उनके किरदार को जीने लगते हैं, उन्हें कॉपी करना शुरू करते हैं, तो वाकई वो एक मिसाल बन जाते हैं। जब इतने किरदारों की बात हुई तो रजनीकांत साहब का कोई डायलॉग? रजनीकांत साहब का कोई डायलॉग तो मुझे नहीं पता, और मैं रजनीकांत साहब को अपना भगवान मानता हूँ। और मेरे विजिटिंग कार्ड में आप देखेंगे तो मैं बहुत यानी यूनिक विजिटिंग कार्ड अपना रखता हूँ, और विजिटिंग कार्ड में आप देखिए, इसको कैमरे में दिखाएंगे तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप देखिए, इसमें मैं लिखा हूँ कि ये मैं मतलब समझ लीजिए कि मैं उनको दिल से लगा के चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि रजनीकांत जी का फोटो एक साइड और एक साइड मनमोहन जी का, और वो जो मैं डायलॉग बोला हूँ बीच में, ये देखिए, ये डायलॉग आप ही पढ़िए। ये एक स्टार के लिए हाइट हेल्थ पर्सनालिटी ज़रूरी है, जिसके पास ये सब ना हो वो स्टार नहीं सुपरस्टार होता है, जैसे रजनीकांत। बिल्कुल, वो स्टार ही नहीं, वो सुपरस्टार बन जाता है, जैसे कि रजनीकांत। तो ये एक होती है इंस्पिरेशन स्टोरी। और अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल थॉट्स पे कि हॉलीवुड इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो की। उनके फिल्म स्टार भी आज इंटरनेशनल मंच पे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत से कलाकार हैं जो देश मतलब राष्ट्रीय लेवल पे जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। सरकारों ने क्या हॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ इंसाफ किया है क्या? जो आप लोग के रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस लेवल पे ये जाना था, जो कलाकार यहाँ के हैं, क्योंकि हमने बहुत से बॉलीवुड मूवीज़ में भी छत्तीसगढ़ के कलाकारों को देखा है जिन्होंने अपनी एक मिसाल कायम की है। तो क्या लगता है कि उस लेवल पे हॉलीवुड इंडस्ट्री गई है जहाँ वो जाना चाहिए? नहीं, एक तो सबसे पहली बात तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सरकार का मुंह ताकना इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, एक बात। लेकिन सरकार के सहयोग के बिना बहुत सारा काम नहीं हो सकता, और स्वाभाविक है सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी इंडस्ट्री के ऊपर, हम कलाकारों के ऊपर, तब तक थोड़ा जो ग्रो करना चाहिए, जिस लेवल पे जाना चाहिए उस लेवल पे इंडस्ट्री नहीं जा पाएगी। और रहा सवाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने का, तो अभी एक फिल्म है हमारी भूलन दहेज मनोज वर्मा जी की, वो राष्ट्रीय लेवल पे उनको पुरस्कार मिला है। मोर छैया भुइयां जो मेरी पहली फिल्म थी, सतीश, इस इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी, माइलस्टोन। बॉलीवुड में ऐसा कोई शायद ही कोई बड़ा मेकर होगा जैसे बोनी कपूर, आपके सतीश कौशिक, सूरज बड़जात्या, विमल कुमार, मतलब लगभग रमेश सिप्पी, सारे लोगों ने अगर कोई फिल्म देखा है प्रकाश जी इस छत्तीसगढ़ी सिनेमा की, तो वो सिर्फ मोर छैया भुइयां है।
और सब इम्प्रेस हुए थे, सबको पता था कि ये कमाल कर रही है। और ये धुंधली सी 16 mm की रील में बनी और फिर ब्लो अप होकर 70 mm में फैली हुई फिल्म थी और नए कलाकारों के साथ बनाई हुई मूवी है जिसने कमाल का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। 25 हफ्ते ये ट्रॉफी है मेरी, रहने दीजिए, ये ट्रॉफी है मेरी छैया भैया की, जो मैं समझता हूँ कि मेरी जान है ये इसमें मेरी, बोलते हैं ना कि जादू की छड़ी में उसके तोते की जान होती है, तो इसमें मनमोहन सिंह ठाकुर और गिरधारी पांडे की जान है इस ट्रॉफी में, इस फिल्म में। और पहली मूवी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका के संग्रहालय में ये सुरक्षित है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की ये पहली मूवी है जो अमेरिका के म्यूज़ियम में आज उसे जगह दी गई है। ये अपने आप में सम्मान की बात है। देखिए दर्शकों, हमारा मोटिव क्या है, अब मुझे नहीं लगता कि ये 95% लोगों को भी पता होगा छत्तीसगढ़ के कि ऐसा गौरव टॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी मूवी को, मोर छैया भुइयां जो मूवी है, आज ये अमेरिका के म्यूज़ियम में इसे जगह दी गई है। ये अपने आप में ये मिसाल है। और मैं वाकई देश के सभी संगठनों को, बॉलीवुड एक्टर्स को, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को मैं आग्रह करता हूँ इस मंच के ज़रिए, मैं जिनको जानता हूँ मैं उनसे तो पर्सनली बात करूँगा ही कि छॉलीवुड के ऐसे कलाकारों को आप बॉलीवुड में ही नहीं, आप छॉलीवुड में आके पिक्चर्स बनाइए। यहाँ पे बहुत स्कोप है। यहाँ लोकेशन वाइज प्राकृतिक लोकेशन से लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे लोकेशन है छत्तीसगढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं। इतनी खूबसूरती है छत्तीसगढ़ में, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जैसे एक्टर्स हैं, अभी अपकमिंग एक्टर्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। यहाँ फिल्म एकेडमी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है कि लास्ट गवर्नमेंट में भी, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी वादा किया था कि हॉलीवुड को फंडिंग, एक फंड का प्रस्ताव पारित करेंगे और कुछ जमीन, सब कहने की बात है, सब कहने की बात है। 15 ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15 साल में होना होता तो बहुत कुछ हो जाता। मैं तो जहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जहाँ गवर्नमेंट को लोग घुसेड़ते हैं ना, तो मेरा दिमाग पारा गर्म हो जाता है। अब 15 साल बहुत वक्त नहीं, देखिए मनमोहन जी, सिनेमा में गवर्नमेंट को नहीं घुसेड़ रहे हैं। सिनेमा समाज का एक अंग है और सिनेमा समाज जो होता है उस समाज को चलाने के लिए, उस प्रदेश या राज्य को चलाने के लिए, बात को तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना प्रकाश जी। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने तो घोषणा की थी, तो वो कहाँ तक पूरी हुई है? नहीं, घोषणा करने से क्या होता है? क्या 15 साल गवर्नमेंट जो रही, बीजेपी की गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब रहे, सीएम रहे, उनको नहीं पता है कि साउथ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और बाकी रीजनल इंडस्ट्री में, उड़ीसा के कितने सारे स्टार हैं जो सांसद और विधायक हैं। महाराष्ट्र के कितने सारे सांसद और बने हुए हैं जो फिल्मी स्टार हैं। कितने सारे धर्मेंद्र, गोविंदा, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, सब तो हैं, सब पूरे फिल्म लाइन वाले। भोजपुरी कलाकार भी के रवि किशन हैं, दिनेश यादव, मनोज तिवारी हैं, सब तो हैं। और सारी इंडस्ट्री के, सारे स्टेट की गवर्नमेंट सबको इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, कलाकारों को सपोर्ट करती है। तो यहाँ भी तो पद्मश्री और बहुत से अवार्ड मिले हैं, क्या दिक्कत है? उन्हें तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, इसमें बोलने की क्या बात है? गवर्नमेंट को आगे खुद करना चाहिए। खाली घोषणा करने से क्या? अच्छा, इसमें केवल गवर्नमेंट को दोष देना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जाती हो जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी, कांग्रेस, अब तो हमारे दाऊ जी कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी काम घोषणा किया, फिल्म नीति बनाया है ना। और बस यह है कि फिल्म नीति सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मैं जो 15 साल, 20 साल, आज 22 साल हो गए इंडस्ट्री को, 22 साल में जो ग्रो नहीं हुआ ना, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसमें केवल गवर्नमेंट दोषी नहीं है प्रकाश जी, इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं। कैसे? सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मतलब एकता नहीं है ना। अभी वो फिल्म नीति घोषित हुई तो कौन गया था वहाँ मिलने के लिए? योगेश अग्रवाल चले गए, संदीप बख्शी चले गए, वो सब वो लॉबी में बटा हुआ है, कुनबे में बटा हुआ है। तो आपका कहना है कि हॉलीवुड में भी राजनीति हो रही है? बहुत ज़्यादा राजनीति है। हम लोग अपनी आपस में राजनीति करके, मैं कहता हूँ मतभेद अपनी जगह, मनभेद अपनी जगह है।
मनभेद को मतभेद और मतभेद को मनभेद न बनाया जाए ना। इसको काट दो, इसको किनारे कर दो। अच्छा, मनमोहन बहुत तेज तर्रार अनुभवी है तो उसको किनारे लगाओ, अरे मत ले जा सीएम के पास, कहीं कोई बढ़िया सलाह दे दिया तो हीरो बन जाएगा। तो यहाँ सब श्रेय लेने की होड़ है, जो कुछ किया नहीं है वो सोशल मीडिया में जबरन हल्ला करते रहते हैं। छॉलीवुड स्टार, छॉलीवुड के मेकर, और हम लोग जिन्होंने अपना खून पसीना डाल के इस इंडस्ट्री को सींचा है, बड़ा किया है, आज हमारे नाम से पहचाने ना। सतीश जी मेरे नाम से, अनुज शर्मा है, छैया भूया, हम ही लोग तो पहचान दिलाए क्या इंडस्ट्री को। हमारी पिक्चर से तो पहचान मिली ना। सब फर्जी लोग पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के पास जा के मिसगाइड करते रहते हैं अधिकारियों को। और केवल गवर्नमेंट दोषी नहीं, इंडस्ट्री वाले भी दोषी। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब जा के खाली फोटो खिंचवा रहे हैं सीएम से, और मुद्दे की बात कोई करता नहीं है कोई दमदारी से। वहाँ एकता है नहीं, क्योंकि एकता होगी तब तो गवर्नमेंट को लगेगा ना। तो गवर्नमेंट सारे सेक्टर को दे रही है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को देने में क्या दिक्कत है भाई? तो इसमें क्या लगता है कि जो आप लोग का जो एसोसिएशन है उसकी भी तो भूमिका होनी चाहिए ना? एसोसिएशन है क्या कोई यहाँ? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि है क्या? आप जानते हैं क्या एकाध एसोसिएशन? हमने तो सुना है बहुत से एसोसिएशन बने हुए हैं। वो सिर्फ नाम का है। श्रद्धांजलि, जन्मदिन की बधाई और गवर्नमेंट के पास मिल के अपना जो सरकारी माल है उसको खींचने के लिए सब संगठन बना हुआ है। क्लियर ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ मैं। सुझाव संगठन है तो आए ना सामने, सुझाव दीजिए। सुझाव ये है कि अब फिल्म नीति बन गई है। फिल्म नीति बनने के बाद अब सरकार के पास सारे लोगों को मिल के जाना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, मैं तो बघेल साहब, जो भूपेश बघेल जी हमारे दाऊ जी सीएम बने हैं, तब से मैं ताम्रध्वज साहू जब संस्कृति मंत्री थे तो उनको फिल्म नीति बना के दिया था, लिख के दिया था। मैं कब से लगभग 2 साल से छोटे छोटे सिनेमा घर की मांग कर रहा हूँ, दाऊ सिनेमा की डिमांड कर रहा हूँ। केरल में जैसे अम्मा सिनेमा है, वैसे छत्तीसगढ़ में दाऊ सिनेमा का निर्माण हो, तो फिल्म सिटी। अरे भैया, फिल्म सिटी से कुछ नहीं होने वाला है। एमपी में भी मिनी थिएटर्स खुले हुए हैं। हाँ। जिसमें जो एमपी की जो लोकल मूवीज है उनको प्रमोशन किया जाता है। तो ऐसे भी हम लोग अपने सीएम साहब को दाऊ जी बोलते हैं, दाऊ जी बोलते हैं ना। उनको उनका सम्मान का नाम है ये, है ना। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा, फेसबुक में मेरे वाल पे जाके देखिए आप। मैं लिखा, भाई केरल में छोटे छोटे सिनेमा घर बना के जयललिता अमर हो गई, उनको अम्मा बोलते थे लोग प्यार से, तो अम्मा सिनेमा उसने अपने नाम से सौगात दे दी। आज वो नहीं है दुनिया में जयललिता, लेकिन उनके नाम से सिनेमा घर अमर तो है। तो मैं इनको भी बोला था, दाऊ जी को, मैं बोला आप भी एनटीआर, एमजीआर, जयललिता की तरह राजनीति तो ऐसा है, आज है कुर्सी कल नहीं रहेगा, है ना। तो आप ऐसा कुछ करिए इंडस्ट्री के लिए। तो मैं दाऊ सिनेमा बनवाइए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आज फिल्म सिटी की जरूरत नहीं है प्रकाश जी। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आज छोटे छोटे सिनेमा घरों की जरूरत है। कई ऐसे सेंटर हैं, आप यहाँ से चले जाओ भाटा गांव, धरसीवा चले जाओ, सिमगा चले जाओ, इधर चरोदा चले जाओ, भिलाई चले जाओ। अब पाटन वाले को मान लो पिक्चर देखना है, पाटन में कोई आदमी, जैसे सीएम साहब की विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, पाटन के लोगों को फिल्म देखना है, लाखों लोगों को, तो वो कहाँ जाएंगे सिनेमा देखने? भिलाई जाएंगे, दुर्ग जाएंगे या रायपुर आएंगे। तो दूरी तय करेंगे ना 15-20 किलोमीटर। और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, वो गांव गरीब किसान है। तो दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया कमाएंगे, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया, और 150-200 रुपया जो है वो पिक्चर में खर्चा कर देंगे। इतने बड़े लोग तो है नहीं वो लोग, तो उनके और समय भी वेस्ट होता है। समय भी वेस्ट होगा, और अकेले तो आदमी देखेगा नहीं, परिवार के साथ देखेगा। तो सारा पैसा अगर सिनेमा देखने में लगा देगा तो क्यों देखेगा भाई वो फिल्म? तो वहीं आसपास कोई टाकीज खोल दो, पाटन के आसपास, जाम गांव में, कहीं और आसपास, तो आदमी वहीं पिक्चर देख लेगा। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों, प्राइवेट भी तो खोला जा सकता है। मीन्स कोई बड़ा डायरेक्टर या बड़ा प्रोड्यूसर भी तो खोल नहीं, बड़ी जो ग्रुप है, जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको रुचि लेनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आपके मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो छोटे छोटे सिनेमा घर से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात बता दूं ऑन कैमरा आपके इसमें सर, आपके प्रोग्राम में, स्वराज मिशन के इस प्रोग्राम में, कि सिनेमा घर में जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि कभी नहीं डूबेगा। वो डूबने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टाकीज खोल के आपको चलाना थोड़ी है, वीकली किराया मिल रहा है आपको,
जब इतना सेशन दिए तो एक और सेशन दिए कि इसमें क्या बजट आता है, ताकि हमारे दर्शक भी समझे। हो सकता है कोई जो दर्शक हैं उनमें से कोई आपकी बातों में इंटरेस्टेड हो जाए और आपसे संपर्क करे, तो क्या एक बजट होता है? अरे देखिए, यहीं कई बिल्डर हैं जो करोड़ों अरबों का बिल्डिंग बना रहे हैं। एक बिल्डर अगर यहाँ रायपुर का, छत्तीसगढ़ का कोई इंटरेस्ट ले लेना कि चलो यार मैं छत्तीसगढ़ के 100 जगह मेरे को बताओ, मैं बता देता हूँ 300 जगह, चलिए 200-250 जगह मैं बता देता हूँ जहाँ सिनेमा घर नहीं है, और वहाँ आप खोलेंगे तो धुआंधार चलेगा। एक 300 सीटर सिनेमा घर अगर सिंगल स्क्रीन बनाता है कोई आदमी, तो उसका खर्चा बहुत ताम झाम और शान के साथ और जमीन उमीन के साथ और एकदम साउंड सिस्टम के साथ भी बनाएगा ना प्रकाश जी, तो 1 करोड़ रुपया आएगा। मात्र 1 करोड़ रुपया। अभी जैसे रायपुर के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मेरी बात से कई लोग वाकिफ ना हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। सिलतरा के किसी आदमी को पिक्चर देखना है, उरला के किसी आदमी को पिक्चर देखना है, गोंदवारा के किसी आदमी को पिक्चर देखना है, इधर आप चले जाइए क्या बोलते हैं अपना अभनपुर के किसी आदमी को पिक्चर देखना है, तो अभनपुर वाले को या तो राजिम जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर रायपुर आना पड़ेगा। राइट सर? कुरुद के आदमी को पिक्चर देखना है तो धमतरी 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा या रायपुर आना पड़ेगा। तो कौन ऐसा होशियार आदमी है सर छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखने के? छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एलिट क्लास के लोग तो देखते नहीं हैं, धनाढ़ लोग तो देखते नहीं हैं, बड़े पैसे वाले लोग, गांव गरीब और किसान लोग देखते हैं सर। तो गांव का एक आदमी 300-400 रुपया कमाएगा और 300-400 रुपया पिक्चर में फूंक देगा, तो कहाँ से चलेगी फिल्म? तो इन सेंटरों पे जहाँ टाकीज नहीं है, अगर कोई उद्योगपति, कोई बिल्डर, कोई इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट लेना तो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, प्रकाश जी से संपर्क कर लीजिए, प्रकाश जी मेरे पास लेके आ जाएंगे। आप आइए, मैं आपको एक एक चीज़ का रिटर्न बताता हूँ। आप अगर 100 सेंटर खोलते हैं और 100 करोड़ लगाते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 3 साल के अंदर आपका 100 करोड़ आपकी टेबल पे होगा। तो आपने देखा कि कितनी सहजता से हर पॉइंट को डिस्कस किया मनमोहन जी ने, और द पीपी शो के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ, न सिर्फ इस इंडस्ट्री के लोगों से, मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये एक नया स्टार्टअप भी हो सकता है आपके लिए। ये एक नया स्टार्टअप हो सकता है अगर किसी के पास फंड अरेंजमेंट्स हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी मिलके भी अगर इस बिज़नेस को करना चाहें तो वो इस इंडस्ट्री में उनका स्वागत है। प्रकाश जी मैं क्या बोलता हूँ, आप एकदम से 100 सिनेमा घर में इन्वेस्ट मत करिए। आप केवल रायपुर के आसपास 4 से 6 सिनेमा घर में 5 सिनेमा घर, 5 सेंटर बता देता हूँ रायपुर के आसपास का, जहाँ आप इन्वेस्ट करिए 5 करोड़, और 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर साल भर के अंदर अगर आपको नहीं दिखता है तो आगे का मामला ड्रॉप कर दीजिए आप। देखिए ये भी है, ये भी कैलकुलेटेड रिस्क है कि आप 100 थिएटर से नहीं, आप 5 थिएटर से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसे आप 1 साल में आप विजुलाइज कर लीजिए। 1 साल में आपको वो रिटर्न मिलता है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टी आप ही की है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं होना है। ऐसे बहुत से आइडियाज़ लगाए जा सकते हैं। अब लिमिटेड टाइम में हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को टॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। हमारी अपील है कि एसोसिएशन भी एक हो जाए, एक होके ध्यान दे और सरकार से अपनी बातों की गुहार लगाए, क्योंकि सब लोग अगर एक साथ जाएंगे तो सरकार अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिंगल स्क्रीन खोलते हैं तो सरकार कितना 40 या 50% की सब्सिडी दे रही है। देखिए ये एक और रोचक बात कि इसमें सब्सिडी भी मिल रही है आपको, और ये एक आपका जो एंटरप्रेन्योर वाला जो स्टार्टअप हो सकता है। इस बात के लिए हमारे दाऊ जी को साधुवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने ये क्लास लागू किया कि अगर आप सिंगल स्क्रीन खोलने के इच्छुक हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो आप देर किस बात की, आप लोग आगे आइए और सपोर्ट कीजिए। और देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है, और हम मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि टॉलीवुड इंडस्ट्री को वो अपने कार्यकाल में इतना ग्रो कर दें कि जैसे साउथ का एग्जांपल मनमोहन जी दे रहे थे कि वो एक आइकॉनिक मिसाल बन जाए, और आपका कार्यकाल जितने भी साल रहे उसके बाद भी हमेशा आपके इस जीवन के बाद भी आपको लोग इस नाम से याद करें कि आपने एक मिसाल कायम की थी। और ऐसी ही पॉजिटिव अप्रोच के लिए द पीपी शो काम कर रहा है समाज में, और उम्मीद है कि अभी जो बातें हमने बताई हैं दर्शकों को वो उससे प्रभावित होंगे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं
इसमें बहुत से नई प्रतिभाएं भी सामने आएंगी, बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक थिएटर खोलेगा तो उसमें बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो रोज़गार उत्सर्जन के लिए भी बहुत अच्छा ये रोजगार मिलेगा। और गवर्नमेंट अगर खुद होके अगर खोलती है या कोई खोलता है तो पूरा जो प्रोवाइसेस होते हैं टाकीज के, उसमें प्रचार प्रसार के पूरे यानी सुविधा उपलब्ध रहेगी। कई ठेले गुमटी वालों को वहाँ ठेला गुमटी लगाने का रोजगार मिलेगा, साइकिल स्टैंड बाइक स्टैंड वाले को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसमें कैंटीन खोल सकते और हैं, अगर कैंटीन खुल सकता है वहाँ पे, और अगर टाकीज मान लो चलिए ठीक है, किसी किसी एरिया में 2 खेल रात को नहीं चलता, एलिमेंट्स आ जाते हैं, आपराधिक तत्व लोग आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 6 से 9, 9 से 12 शादी होता है, तमाम किस्म के सामाजिक आयोजन होते हैं, उसमें हाल को किराए में दीजिए, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, मल्टीपर्पज ऑप्शंस हैं। और ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मनमोहन जी से कांटेक्ट कर सकते आपसे संपर्क कर हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मनमोहन जी का नंबर डालूंगा और आप उसमें जाइए। मैं तो मेरा ही काम करूंगा, समाज में जागरूकता का काम मेरा जो खुद का जो इनिशिएटिव है कि मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, समाज में प्रगति हो। और छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं, बहुत सुंदर है हमारा छत्तीसगढ़, और इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के साथ एक छत्तीसगढ़िया हीरो जो हमारा देहाती हीरो है, विलन प्लस हीरो। नहीं, मैं तो विलन नहीं कहूँगा, क्योंकि उस विलन के किरदार को आपने जो भूमिका जो बखूबी निभाया है, उसके कारण लोगों के दिल में आपकी छवि है, तो वो हीरो है। वो आप हीरो हैं, और हीरो वो होता है जो अभिनय करता है, तो आप अभिनेता हैं। ये बात तो है प्रकाश जी कि मैं भले विलन के रूप में शुरुआत किया, मेरी 32 फिल्में एज ए विलन आई, 4 फिल्में एज ए हीरो आई है, लेकिन मैं सप्फा छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के बड़ा कृतज्ञ हों, ऋणी हों, कर्जदार हों कि भैया मैं भले विलन के रोल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सदा सदा आशीर्वाद मोर हीरो जैसे मिलीस। मोर दुनिया दुश्मन हो जा, लेकिन तुम्हार मयाला मत मया रखे रहूँ, कि मोर एक डायलॉग है, मोर टैग लाइन है, मया रखे रहूँ, प्यार रखे रहूँ और भरोसा रखे रहो संगवारी हो। मर जाऊँ, जीते जियत मर जाऊँ, लेकिन तुम्हार भरोसा नहीं टूटन दो। देरी से आहूँ, और जब मोर मन माफिक रोल, मन माफिक पेमेंट मिली तभे आहूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बहुत जन मोर विरोधी मन के साजिश के षड्यंत्र के शिकार हों। बहुत जन प्रयास करत थे कि मोला ये हमने उपयोग नहीं कर पाथन, एक इस्तेमाल फोकट में नहीं कर पाथन करके किनारे लगाए के, साइड में लगाए के कई जन प्रयास करत थे, लेकिन तुहर आशीर्वाद और ऊपर वाला का आशीर्वाद बने रहा है, तान फिर ये कलाकार सदा सदा तुहर मनोरंजन करत रही। जय जोहार संगवारी। बहुत बढ़िया, कितना शानदार मैसेज दिया है। अब आप कलाकार हैं तो आपकी किसी यादगार मूवी का एक डायलॉग हो जाए। नहीं, वो तो कोई इंटरव्यू हो और मैं अपनी पिक्चर का डायलॉग ना मारूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक 2 डायलॉग छोटा छोटा मैं सुनाऊंगा आपको। एक तो मुरछैया भुइयाँ का बड़ा फेमस लोगों को डायलॉग जो है वो एक, और एक छत्तीसगढ़ी शोले जिसमें मैंने गब्बर का रोल किया था, छत्तीसगढ़िया गब्बर का, वो 2 डायलॉग मैं आपको सुनाऊंगा। तो पहले छैया भुइयाँ का बड़ा आइकॉनिक और सुपरहिट डायलॉग है। 22 साल के बाद भी लोग बैठे रहते हैं, 4-4 घंटा वेट करते। देख बॉस, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। देख बॉस, आज कव्वाली में मुंबई वाली टूरिल अपन दीवानी न बना दो ना, तो मोरो नाम गिरधारी पांडे नहीं। बस हतकी याद रखना, जब स्टेज में एंट्री मारू ना, बम ताली पीटना बॉस। अरे डर्रात का वरहत जाने मन, दिल दे दे मोला बे खटके, काबर के छत्तीसगढ़ के लड़का में मैं हूँ जरा कुछ हटके। ये तो ही बहुत शानदार, बहुत शानदार। छत्तीसगढ़ी शोले बड़ा कॉमेडी स्टाइल में बनाए रहे होला अपन। मैं गब्बर के रोल कर रहे हूँ, डायरेक्शन भी कर रहे हूँ पिक्चर के, और बहुत अकन डायलॉग भी लिखे रहे हूँ। वो डायलॉग याद होगा ना आपको, हिंदी फिल्म शोले का, कितने आदमी थे, के झन आदमी रही से रे, 2 आदमी सरदार, हाँ 2 आदमी, और तुमन 3, तब बोले वापस आ गए हो। क्या सोच के वापस आए हैं? क्या सोच के कि सरदार खुश हो ही, अदौरी बरी खवाही, बिजौरी खवाही, कैसे नड्डा खावे। यहाँ से 50-50 कोस दूर है, रात के गांव में जब लड़का रोते तो करता है कि थे सूझ जा बेटा, नहीं तो छत्तीसगढ़िया गब्बर मनमोहन ठाकुर आ जाए।
और तुम 3 रोगा साले छत्तीसगढ़िया गब्बर के नाम लगाए कोर्ट में मिला दे रहे। एक सजा मिली, जरूर मिली। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसीलिए जो अभिनेता होता है वो लोगों के दिलों में राज करता है, क्योंकि कुछ कुछ उनकी जो अदायगी होती है, जो फिल्मों की जो डायलॉग्स होते हैं वो अमर हो जाते हैं और वो हमेशा लोगों के दिमाग में अमिट छाप और एक अमिट छवि छोड़ देते हैं। तो मनमोहन जी से बहुत सी हमने बातें की और काफ़ी मुखरता से उन्होंने बहुत सी बातों को रखा भी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताया। और हमने फिर से अपील करते हैं लोगों से कि आइए, सामने आइए, इस इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाइए कि वो भी टॉलीवुड और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, वैसे ही मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। इन्वेस्टर्स अगर प्राइवेट आना चाहें तो इतनी संभावनाएं हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा की। अभी एक 2003 में 3 साल पहले एक पिक्चर आई थी अभी, हंस जन पगली फंस जबे। उसने इतना बड़ा कारोबार किया है, इतना ब्लॉकबस्टर हुई है कि रायपुर के अंदर कई सेंटरों में उसने बाहुबली और सैराट जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को भी टक्कर दी है कलेक्शन के मामले में। इतनी संभावनाएं हैं दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं बोलता मैं तो, खाली रायपुर के आसपास केवल 5 सिनेमा घर खोलिए, मैं पूरा गाइडलाइन करूंगा। आप केवल इन्वेस्ट कर दीजिए, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मैं आपको पाई का हिसाब दूंगा और मैं चैलेंज करता हूं कि 2 से 3 साल के अंदर आपको पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर आएगा। ये डूबने वाला खेल ही नहीं है ये। मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा कि कहाँ से आपका पैसा कैसे निकलेगा। यहाँ बहुत कम बजट में सिनेमा बन जाता है। मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है जिसके लिए मैं केवल 25 लाख की पार्टी खोज रहा हूँ। यहाँ तो लोग 1-1 करोड़ में पिक्चर बना रहे हैं। 25 लाख में मैं आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा, इस बात की गारंटी। तो ऐसा कहते हैं, मन जब पिक्चर देखना चालू करते ना तो धुआंधार देखते। मोर पहली पिक्चर छैया भुइयाला 150 बार 100 बार तक देखे के रिकॉर्ड है प्रकाश जी। तो आप आइए, यहाँ पे अच्छी संभावना है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी आज इंटरनेशनल लेवल पे जाए और यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। और ऐसी बहुत सी बातें आज हमने मनमोहन जी से की। और अंत में जाते जाते जैसे हम हर अतिथि से अपने द पीपी शो के बारे में उनकी एक राय लेते हैं, जो भी है, सही है गलत है या जो भी उनका अनुभव है। तो मनमोहन जी, पीपी शो को कैसे देखते हैं आप, जो हमारे ये मोटिव है? पीपी शो का मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ। राकेश चतुर्वेदी साहब का, नाचा की जो फाउंडर मेंबर हैं, क्या नाम बताया था आपने? दीपाली जी। उनका एक शो देखा हूँ, अमेरिका में जो रहती हैं और छत्तीसगढ़ की हैं। मुझे ये जो स्वराज मिशन और या पीपी शो जो भी है, वो मुझे ना लीक से हट के जो बाकी चैनल है उससे लगा है, एकदम अलग टाइप का। ये सबसे बड़ा इस चैनल का एक मोटो ये है कि फालतू की बातों में ये अपना जो है वो दर्शकों को बोर नहीं करते, परेशान नहीं करते, बल्कि एक समाज को सही दिशा देने के लिए जो हो सकता है इस शो के माध्यम से, जो बातें की जा सकती है, जो बातें समाज में संदेश के तौर पे प्रसारित की जा सकती है, वो कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखाइए और ख़ुद देखिए, अपने परिवार समाज को भी दिखाइए, ताकि समाज को, परिवार को, आपकी औलाद को, आपकी संतान को एक दिशा मिले और सही दिशा में जाके वो अपने जीवन को सार्थक कर सकें। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह जी। और हमारा यही मोटिव है कि समाज एक सही दिशा में जाए। जो निगेटिविटी इस समय समाज में फैली है वो कुछ हद तक दूर हो। हम तो चाहते हैं पूरी तरह दूर हो, लेकिन अगर कुछ हद तक भी दूर होती है तो हमारा ये प्रयास सफल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत सी रोचक बातें की मनमोहन जी से और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आने वाले एक एपिसोड में हम ऐसे ही एक नई और विशिष्ट अतिथि के साथ, हस्ती के साथ जुड़ेंगे और उनकी स्ट्रगल और उनके संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन द पीपी शो। जय हिंद, जय भारत।